नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग सभी सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। तो आज हमारा ये दूसरी क्लास है और हमने इससे पहले जो क्लास की उस क्लास में हमने बायोलॉजी से शुरुआत की, साइंस से शुरुआत की। हमने साइंस में हमने बायोलॉजी पोर्शन की शुरुआत की और बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने शुरुआत की। तो जो भी स्टूडेंट आज हमसे जुड़े हैं वो हमारी इससे पहले केवल एक वीडियो आई है, तो आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब चैनल बीके सिंह क्लासेस ऐप और बीके सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो एक क्लास इससे पहले आई है, आप उसको अवश्य देखें। और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमने बिल्कुल शुरुआत की है, अब उसके आगे हमें अध्ययन करना है। तो उसके जो आगे अध्ययन होगा, बायोलॉजी के अंदर हमारा परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा, आज जिन्होंने शुरुआत की है उनको भी बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर हम लोग साइंस को लेकर चलेंगे और बेसिक से लेकर हम लोग साइंस को बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। वनडे कोई भी एग्जाम देते हैं आप किसी भी संस्थान का, तो उसमें ये काफी महत्वपूर्ण होगी क्लास आपकी। पूरा कोर्स कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, तो बस आप लोग रेगुलर जुड़े, रेगुलर आप क्लासेस देखें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। अब अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम का अर्थ होता है रक्त का प्रवाह। हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। आज आप देख रहे हैं हमारी बॉडी में जो रक्त सर्कुलेट हो रहा है और रक्त के सर्कुलेशन के माध्यम से आप देखेंगे रक्त का जो सर्कुलेशन है वो किस सिस्टम के माध्यम से हो रहा है, तो वो है आपका परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हो रहा है। अब अगर हम बात करें, हमने पिछली क्लास में बात की कि परिसंचरण तंत्र में हमें दो बातों के बारे में समझना था। एक तो हमें पढ़ना था हृदय के बारे में और दूसरा हमें पढ़ना था रक्त नलिकाओं के बारे में, रक्त नलिकाएं। अब हमने पिछली क्लास में आपने देखा होगा हृदय के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। पढ़ना मतलब उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे, वो काम कैसे करेगा उसके बारे में आज हमें बातें करना है। तो हम लोग हृदय के बारे में इतनी बात पढ़ चुके थे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमें समझना है रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, कैसे ये कार्य करती हैं और इनके टाइप क्या हैं। तो रक्त नलिकाओं के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। देखिए रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, तो आप देखेंगे हमारी बॉडी में रक्त को लाने ले जाने के लिए जो नलिकाएं हैं उन्हें हम रक्त नलिकाएं कहते हैं। अब इनमें जो टाइप होते हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। ये पहला टाइप होता है रक्त वाहिनियां, या हम कहें पहले रक्त धमनियां। तीन टाइप होते हैं इनके, रक्त धमनियां। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रक्त शिराएं और तीसरा जो इनका टाइप होता है वो होता है रक्त वाहिनियां। समझते चलिए ध्यान से। देखिए हमारी बॉडी में तीन प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्त धमनियां, रक्त शिराएं और रक्त वाहिनियां। आर्टरीज, इन्हें इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं, इन्हें वेन्स कहते हैं और रक्त वाहिनियों को हम इंग्लिश में ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरीज के बारे में हमें बात करना है। अब पहले ये समझिए आपके हमारी बॉडी में जो रक्त का प्रवाह होता है, हमारी बॉडी में जो रक्त का सर्कुलेशन होता है उसमें दो प्रकार का ब्लड आप देखेंगे। एक तो ब्लड होता है आपका शुद्ध रक्त होता है और एक होता है आपका अशुद्ध। वही रक्त का टाइप है, हम आगे समझेंगे इसको। अब शुद्ध और अशुद्ध ये कैसे हमें पढ़ना है, रक्त शुद्ध कैसे होगा और अशुद्ध क्या है। तो हम देखते हैं कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है,
ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन का परसेंट, उसका पार्शियल प्रेशर जिसमें अधिक होता है वो होता है आपका शुद्ध रक्त। समझ पाए बात को? और ऐसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसमें अधिक होगी। बिल्कुल हम पढ़ेंगे इसको कहां पर, उत्सर्जन तंत्र में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और हम लोग उत्सर्जन तंत्र में जब किडनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको एक डायग्राम पढ़ाऊंगा। उस डायग्राम में बताऊंगा कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, उसके कारण ही ब्लड शुद्ध या अशुद्ध होता है। तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, आगे काफी चर्चा उस पर हमें करना है। अब देखिए आप, शुद्ध रक्त का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का परसेंट ज्यादा है। और अशुद्ध रक्त का अर्थ होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अब आप कहेंगे ये बात यहां क्यों की हमने, तो इस बात का करने का कारण यह है, हमें इन तीनों के बारे में समझना है। ये अभी यूज होंगी हमारी, उपयोग होंगी हमारी, तो इनके बारे में हमें डिटेल में समझना है। अब आप देखिए क्या प्रश्न आएंगे इनके ऊपर। पहला प्रश्न तो ये आएगा, रक्त धमनियां क्या होती हैं? तो रक्त धमनियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली बात बिल्कुल बेसिक से समझते चलते हैं। रक्त धमनियां ऐसी नलिकाएं होती हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। रक्त धमनियां ऐसी नलिकाएं होती हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। तो धमनियों की पहली बेसिक पहचान क्या हो गई? इनमें शुद्ध रक्त बहेगा। दूसरी बात समझिए, रक्त धमनियां जो होती हैं वो हमेशा ब्लड को कहां लेकर जाती हैं? तो हम कहेंगे ये धमनियां ब्लड को हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के पास लेकर जाती है। हमारे हृदय में ब्लड आएगा और हमारे हृदय से उस शुद्ध रक्त को ये कहां लेकर पहुंचेंगी? विभिन्न अंगों के पास, हमारी शरीर के विभिन्न बॉडी के पास, हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों के पास इस ब्लड को लेकर कौन जाएंगी? धमनियां। तो धमनियां क्या होती हैं? धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों के पास ले जाने का काम करती हैं। अगली बात समझिए, धमनियां जो होती हैं इनमें रक्त का प्रेशर काफी हाई होता है, काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो पंपिंग सिस्टम है वो क्या है? हृदय है। और हमारा जो हार्ट है वो रक्त को पंप करता है। अब आप देखेंगे हृदय से जब रक्त कहां जाएगा? विभिन्न ऑर्गन के पास, विभिन्न अंगों के पास। तो जब हमारा हृदय संकुचित होगा, यानी जब वो रक्त को पंप करेगा तो रक्त प्रेशर के साथ आप देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। तो आप यहां देख पा रहे होंगे हृदय से रक्त जा रहा है अंगों के पास, तो यहां ब्लड का जो प्रेशर होगा वो काफी हाई होता है। और समझिए, और एक और तरीके से हम इस बात को और समझेंगे, धमनियां जो होती हैं वो सामान्यतः पतली होती हैं, इनकी मोटाई ज्यादा नहीं होती, इनकी जो मोटाई होती है वो बहुत कम होती है, यानी धमनियां जो होती हैं पतली होती हैं। अब ये बताओ आप, जैसे कोई नलिका है और उसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है, अगर वो नलिका पतली है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका सीधा सीधा अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि अगर उसकी मोटाई कम है तो उसमें जो रक्त बहेगा, सीधी बात है उसमें प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। अगर मोटाई ज्यादा होती है तो प्रेशर क्या होता? स्लो होता, कम होता। तो हम कह सकते हैं धमनियों का जो आकार होता है वो काफी पतला होता है, पतली पतली ये होती हैं, और इनमें रक्त का प्रेशर क्या होता है? काफी ज्यादा। और बातों को समझिए, इनमें रक्त कैसा बहता है? शुद्ध। तो इनका रंग आपसे पूछ सकता है। धमनियां सामान्यतः लाल रंग की होती हैं। ये लाल रंग की होंगी, क्यों होंगी लाल रंग की? क्योंकि इनमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहेगा। तो शुद्ध रक्त बहने के कारण आप देखेंगे इनमें रंग कैसा होता है? इनका लाल रंग होता है। अगली बात करते हैं हम, धमनियों की जो अगली विशेषता है, ये सामान्यतः शरीर के आंतरिक भागों में ही मिलेंगी आपको।
शरीर के बाहरी भाग में नहीं होती, ये शरीर के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं धमनियां। जैसे आप जो बाहर अपनी बॉडी में जो नब्स देख रहे हैं, नसें देख रहे हैं आप, वो धमनियां नहीं है, वो शिराएं हैं। धमनियां क्या होती हैं? बॉडी के आंतरिक भाग में पाई जाती है। तो अब ये सामान्यतः बॉडी के आंतरिक भाग में मिलेंगी आपको, ठीक है। इनका रंग कैसा होगा? लाल होगा। अब इसमें और भी बातें हम करते हैं, बिल्कुल हर एक बात इसमें कर लेंगे। धमनी शिराओं पर जो प्रश्न आएंगे, एक बात इस पर ये पूछेगा वो कि ये बताओ सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी, तो ऐसी धमनी जिसका आकार सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे बड़ी धमनी को कहा जाता है महाधमनी। तो सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? सभी लोग जुड़ जाएं और बातों को समझते चलें। पिछली वीडियो में भी मैंने देखा कई लोग जुड़ रहे थे, हट रहे थे, फिर जुड़ रहे थे। तो ऐसे ना करें, बिल्कुल आप क्रम से पढ़ें उसको। बीच बीच में डिस्कनेक्ट करके फिर पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी बातें। तो आपको अगर समझना है तो आप बिल्कुल एक साथ पढ़ें और कंटिन्यूअसली पढ़ें, प्रतिदिन अध्ययन करें, तो बिल्कुल बातें समझ में आएंगी। देखो एक एक बात चर्चा करूंगा, छोटे से लेकर ए से लेकर जेड तक बातें होंगी। तो देखिए धमनियां जो हैं, सबसे बड़ी धमनी जो होती है उसको महाधमनी कहते। एक प्रश्न ये आ सकता है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाएगा धमनी के ऊपर, देखिए धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तो हमने बात की धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जो अपवाद है, और उस धमनी को क्या कहते हैं हम? पल्मोनरी धमनी। आपसे पूछा जाएगा कि ये बता पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो ये अपवाद है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन हम बात करेंगे पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। अशुद्ध यानी जिसमें CO2 युक्त रक्त बहता है। तो ये बताइए, अगर आपसे धमनियों के ऊपर प्रश्न आता है तो आप नहीं बता पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि धमनियां सामान्यतः कहाँ होती हैं? तो हमारे शरीर के आंतरिक भाग में। इनमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनियां रक्त को हृदय से कहां लेकर जाती हैं? विभिन्न अंगों के पास। धमनियों में रक्त का प्रेशर क्या होता है? काफी हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि ये पतली होती हैं। और धमनियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। सबसे बड़ी धमनी को हम महाधमनी कहते हैं। और पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो अपवाद स्वरूप है, और इसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध। अब ये बात कीजिए, धमनी के ऊपर जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न आ सकते हैं वो बिल्कुल इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब चर्चा करते हैं हम शिराएं क्या होती हैं। देखिए शिराएं क्या होती हैं, शिराओं पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात शिराओं में, पहली बात तो ये पूछेगा शिराएं क्या होती हैं, तो हम कहेंगे इनमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध यानी CO2 युक्त रक्त बहेगा। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी हम कहेंगे CO2 युक्त रक्त बहता है शिराओं के अंतर्गत। और बातें करते हैं हम। शिराएं सामान्यतः, अब देखिए इनमें अशुद्ध रक्त बहता है तो इनका रंग कैसा होता है? तो इनका रंग होता है हरा या नीला। हरे या नीले रंग की दिखेंगी। ये आपको पूछा गया है कि हमारी बॉडी में, कई एग्जामों में, छोटे एग्जामों में पूछा गया है कि हमारी बॉडी में जो नब्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो सामान्यतः हरे नीले रंग की क्यों होती हैं? तो हम कहेंगे वो सामान्यतः हरे नीले रंग की इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। तो हम कह सकते हैं जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहेगा, और अशुद्ध रक्त बहने के कारण आप देखेंगे इनका रंग कैसा होगा? हरे या नीले रंग की होंगी ये आपकी। इसके बाद देखिए ये शरीर के बाहरी भाग में आपको मिलेंगी। जैसे धमनियां कहाँ थी? आंतरिक भाग में। शिराएं सामान्यतः कहाँ होती हैं? बॉडी के बाहरी भाग में। तो ये बाहर जो आपको नब्स दिख रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। आपसे पूछा जाता है सामान्यतः कि इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? धमनी में लगता है सामान्यतः इंजेक्शन, किस शिरा में?
तो हम कहेंगे जो बाहर नब्स होते हैं उन्हीं में तो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो हम कह सकते हैं सामान्यता। बहुत से अपवाद हैं, वो बात अलग है। सामान्यता जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो शिराओं के अंतर्गत लगाया जाता है, क्योंकि ये बाहरी हिस्से में होती है। अब बात को और समझिए, ये सामान्यता मोटी होती है। कैसी होंगी? ये मोटी होती है, और मोटी होने के कारण इनमें रक्त का प्रेशर कैसा होता है? कम। ये पतली थी, इनमें रक्त का प्रवाह तेज था। ये मोटी होती, इनमें रक्त का प्रेशर कैसा होता है? कम होता है। एक विशेषता ये हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, शिराएं क्या करती हैं? शिराएं रक्त को कहां से कहां लेकर आती हैं? शरीर के विभिन्न अंगों से ये रक्त को कहां लेकर जाती हैं? हृदय के पास। जस्ट उल्टा हो गया, देखें आप देख पा रहे होंगे। धमनियां रक्त को कहां लेकर जाती हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों के पास। और शिराएं रक्त को कहां लेकर जाती हैं? विभिन्न अंग से। कहां पर? हृदय के पास। तो विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय के पास लेकर पहुंचती हैं, उन्हें हम कहते हैं शिराएं। अब एक बात और समझिए, इसमें पहले मैं दोनों की कॉमन बातें समझाता हूं। शिराओं में एक कॉमन बात ये भी है, जैसे आपने देखा सबसे बड़ी धमनी कौन सी थी? महाधमनी। तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो हम कहेंगे सबसे बड़ी शिरा का नाम था महाशिरा। ऐसी शिरा जिसका आकार सबसे बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं महाशिरा। तो सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या था? महाशिरा। आपसे पूछेगा शिराओं में भी कोई अपवाद है कि नहीं? तो बिल्कुल है, शिराओं में भी अपवाद है। शिराओं में क्या अपवाद है? जैसे आप देखिए, सभी शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कोई शिरा है जिसमें अपवाद है, यानी शुद्ध रक्त बहता है? तो बिल्कुल है, और उस शिरा का नाम है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा। और पल्मोनरी शिरा में आप देखेंगे कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है पल्मोनरी शिरा के अंतर्गत। तो देखिए, एक सीधी सी बात, सीधा सा कंसेप्ट आपको याद करना है, बिल्कुल रटना नहीं है, बातों को समझना है, कंसेप्ट से हमें इसको क्लियर करना है। कंसेप्ट ये है कि आप देखेंगे जहां भी पल्मोनरी शब्द आएगा वहां आप याद करना है कि वहां में उल्टा याद करना है। उल्टा मतलब जैसे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध बहेगा। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध, यानी ऑक्सीजन युक्त। अब एक बात और समझिए जो बहुत अच्छी लेवल की है। वो बात क्या है? एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताओ, धमनियों में और शिराओं में कहां पर वाल्व पाए जाते? तो वाल्व के बारे में समझिए, क्या होता है वाल्व? जैसे मान लो कोई रक्त नलिका है और उसमें रक्त का प्रवाह होता है एक डायरेक्शन में। देखिए आप, रक्त का मान लो प्रवाह हो रहा है। अब मान लो कोई ऐसी स्थिति बनती है हमारी बॉडी में कि रक्त मान लो रिवर्स डायरेक्शन में आता है। कहीं बाई चांस मान लो रक्त दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में अगर जाता है तो कभी कभी इससे क्या होती है, हमारी बॉडी में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कैसे समस्याएं आ सकती है? जैसे आप देखिए शिराएं हैं, शिराओं में कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त बह रहा है। किसी अंग से वो अशुद्ध रक्त जा रहा था कहां? हृदय के पास। मान लो कोई ऐसी समस्या आ गई, बॉडी में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि वो अशुद्ध रक्त अंग से हृदय तक गया। देखो आप, शिराएं कहां से लेके जाती हैं ब्लड को? अंग से हृदय तक। लेकिन मान लो कोई ऐसी समस्या आ गई कि जो शिराएं हैं, अंग से रक्त जा रहा है हृदय के पास, लेकिन कोई समस्या आई और वो रक्त हृदय से रिवर्स, वही अशुद्ध रक्त दोबारा अंग के पास चला गया, तो इससे समस्या नहीं आएगी। आप देखिए, इससे बहुत बड़ी समस्या आएगी। हमारे ऑर्गन्स को, हमारे अंगों को कैसा रक्त चाहिए होता है? शुद्ध। लेकिन मान लो रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड आ गया और वो अशुद्ध रक्त उस ऑर्गन को फिर से मिल गया, तो वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, उसकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप देखेंगे इससे समस्या पैदा हो सकती है। यानी अशुद्ध रक्त दोबारा से लौटकर किसी अंग के पास नहीं जाना चाहिए।
तो परमात्मा ने इसके लिए क्या रखी है व्यवस्था? इसके लिए व्यवस्था ये रखी है कि हमारी जो सिराएं होती हैं उसमें वाल्व पाया जाता है। पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, आज भी करूंगा इस पर। जैसे मैंने बताया था वाल्व क्या होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, कुछ स्पेशल सेल, स्पेशल कोशिकाएं इसमें होती हैं। और वाल्व क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी सेल होती है जो इस तरीके से बंद होती हैं। जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो ये सेल ऐसे खुल जाती है और ब्लड क्या होता है, ऐसे चला जाता है। लेकिन जब रिवर्स प्रेशर पड़ता है, रिवर्स प्रेशर पड़ेगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं खुलती। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारी जो वाल्व हैं, वो वाल्व क्या करते हैं, वो ब्लड को एक डायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं, यानी रक्त को केवल एक दिशा में फैलाने का काम। रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड आएगा ऐसे तो ऊपर की साइड नहीं खुलेंगी, केवल एक दिशा में खुलेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी सिरा में ऐसे रक्त जाएगा तो ये ऐसे खुलती चली जाएंगी, लेकिन अगर रक्त दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में आया तो ये दूसरी दिशा में नहीं खुलेगी। और इससे क्या होगा, अशुद्ध रक्त लौटकर हमारे अंग पर नहीं पहुंचेगा, और अशुद्ध रक्त जब नहीं पहुंचेगा तो हमारे किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं करेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ धमनी और सिराओं में वाल्व कहां पाए जाते हैं, कपाट कहां पाए जाते हैं? तो आप कहोगे कपाट केवल कहां पाए जाते हैं, सिराओं में। अब मन में बात आ रही होगी धमनियों में क्यों नहीं है? तो ये समझिए आप, धमनियों में कपाट की आवश्यकता, वाल्व की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो आप देखेंगे कोई धमनी है, अब बताइए धमनी में कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। अब ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त के बारे में आप देखिए, अगर ये शुद्ध रक्त रिवर्स डायरेक्शन में भी किसी अंग के पास या हृदय के पास पहुंचता है तो आप समझ पा रहे होंगे शुद्ध रक्त किसी भी अंग को डैमेज कर सकता है क्या? बताइए, शुद्ध रक्त किसी अंग को डैमेज नहीं करेगा, उस अंग की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी पूरा करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे अगर धमनियों में बहने वाला रक्त रिवर्स डायरेक्शन में चला भी जाता है तो इससे कोई समस्या नहीं आएगी, और कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आप देखो धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध अगर लौट के पहुंच गया ब्लड तो समस्या आएगी, इसलिए यहां वाल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। आर्टरीज में कपाट नहीं पाए जाते, वेन्स में कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते। अब बताइए, जो भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, हर एक प्रश्न पर चर्चा हुई हमारी। धमनी क्या है, शिराएं क्या है। अब तीसरी नलिका और समझ लेते हैं, वो क्या है? वो सिंपल सी बात है, वो है हमारी रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज। अब देखिए रक्त वाहिनियों पर क्या प्रश्न आ सकता है। ये काफी बारीक, बहुत महीन होती हैं, बहुत महीन, मतलब महीन अर्थ है यहां पर बहुत सूक्ष्म होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। इन पर भी जो बातें पूछ सकता है, वो बातें क्या पूछ सकता है, ये भी शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं, बॉडी के आंतरिक भाग में ही मिलेंगी। ये बहुत पतली होती हैं, धमनियों से भी पतली होती हैं, बहुत पतली होती हैं। अब इनका जो कार्य है वो पूछा जाएगा, ब्लड कैपिलरीज का वर्क क्या है, क्या कार्य है, क्या फंक्शनिंग है इनकी। तो सर समझिए आप, रक्त वाहिनियां होती हैं, इनका एक ही कार्य होता है, और इनका कार्य होता है हमारे शरीर में धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ना। हमारी बॉडी में जितनी भी धमनियां हैं और शिराएं हैं उनको कई स्थानों पर आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है, जो आगे हम सब समझेंगे जब हमारा हार्ट फंक्शन करेगा। तो उसमें आप देखिए धमनी और शिराओं को जोड़ने के लिए, धमनी और शिराओं को जोड़ने के लिए क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो समझ पाए इनका क्या कार्य होता है। इनका कार्य होता है धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ने का। ये काफी बारीक होंगी, पतली होंगी, शरीर के आंतरिक हिस्से में मिलेंगी। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है
कि ये बताओ इनमें कैसा रक्त बहता है, तो आप इसमें टिक लगाओगे रक्त वाहिनियों में मिश्रित ब्लड बहता है। मिश्रित का अर्थ ये होता है इनमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का मिश्रण, क्योंकि जब ये एक दूसरे को जोड़ेंगी तो धमनी में शुद्ध होगा और शिरा में कैसा रक्त होगा, अशुद्ध, तो वो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो इनमें कैसा रक्त बहता है, तो आप टिक लगाएंगे मिश्रित रक्त बहता है, मिक्स्ड ब्लड बहता है, मिश्रित रक्त बहता है। और मिश्रित का अर्थ होता है अशुद्ध और शुद्ध का मिश्रण। बताइए, समझ पाए बातों को? अब बताइए, किसी भी एग्जाम में, किसी भी लेवल के एग्जाम में अगर आपसे धमनियां, सिराएं और रक्त वाहिनियां पूछता है, कोई समस्या आएगी आपको? तो मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको आना नहीं चाहिए। और हमने दो बातें अभी समझ ली सर्कुलेटरी सिस्टम में। वो दो बातें क्या होगी हमारी? हमने हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा है केवल अभी, तो हृदय की संरचना क्या होती है उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। और अब हमारी चर्चा किस पर हुई? धमनियां, सिराएं, इन पर चर्चा हुई। अब तीसरी बात हम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है हमारे हमारे हृदय की कार्य प्रणाली, उसकी फंक्शनिंग, कैसे वो फंक्शन करता है। ठीक है, तो जितने भी लोगों को ये बात समझ में आई कमेंट करें जल्दी से जल्दी, समझ पाए इस बातों को। और थोड़ा सा अजीब लगता है सर, ऑनलाइन पढ़ने की हमें आदत नहीं है, और आदत नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा अजीब हमें महसूस होता है, लेकिन आप धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगेंगी। और इस कोरोना काल में हमारी अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन मिल पा रहे हैं। ठीक है, जो लोग 11 बजे नहीं देख पाते वीडियो को उस समय, तो आप वीडियो हमारी सेव रहती है, उसमें आप देखें बीके सिंह क्लासेस ऐप पर। अब बात आगे बढ़ाएं, समझ में आया सभी को? केवल कमेंट में ही मत लगे रहा करो, धीरे धीरे समझते भी चला करो। अपना पेन पेंसिल तैयार रखो, जो भी पढ़ाया जा रहा है एक अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलो। पीडीएफ के लिए बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, तो 1-2 दिन में मैं बीके सिंह क्लासेस ऐप पर आपका बायोलॉजी का पूरे नोट्स का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। तो थोड़ा धैर्य बनाना, मैं अपने आप आपको बता दूंगा कि पीडीएफ नोट्स हो गया अपलोड के नहीं हुआ। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपोर्टेंट, हमारा हृदय कार्य कैसे करता है। हमने पिछली क्लास में उसके नियम पढ़े थे, धड़कन के नियम, और साथ ही साथ में उसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ये कैसे फंक्शन करेगा, कैसे कार्य करेगा। तो देखिए, बेसिक सा डायग्राम अभी हमें बनाना होगा, और उस बेसिक से डायग्राम से हम समझ जाएंगे कि हमारा हृदय कैसे कार्य करेगा। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक डायग्राम आज बनाते हैं हम, पहले भी हम बना चुके हैं इसको, आज हमें केवल इसके फंक्शन के लिए बनाना है इसको, कैसे ये फंक्शन करेगा। सभी लोग चाहे तो दोबारा भी बना सकते हैं। ये डायग्राम आपके विभिन्न टॉपिकों में आएंगे, तो इसकी आदत डाल लीजिए। पूरा जीएस एंड साइंस मैं डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ाता हूं। बिल्कुल आज बेसिक बात करेंगे। अब आप देखिए, मैंने आपको जो पिछली क्लास में नहीं देख पाए, वैसे आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे हृदय में कितने भाग होते हैं, बिल्कुल बेसिक बात करना है आज हमें। तो हमारे हृदय में बेसिकली हमने पढ़ा था 4 भाग होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो 4 प्रकोष्ठ हमें इसमें बनाना है, 4 चैम्बर होते हैं। अब इन 4 चैम्बरों के ऊपर हमें समझते चलना है।
मैंने आपको बताया था कि हमारे हृदय में ये राइट वाला भाग है, ये लेफ्ट वाला भाग है। हम लिख भी सकते हैं ये राइट, ये कैसा हो गया लेफ्ट, ये टुकड़ा इधर राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। फिर मैंने आपको बताया इन दो चैम्बर्स में कुछ कॉमन बातें समझ लेना, फिर अपने आप समझ में आएंगी। ये दो चैम्बर छोटे होते हैं और ये दो चैम्बर क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं। अब ये दो चैम्बर छोटे होते हैं, जैसे राइट वाले भाग को हमने क्या कहा था, इसको दायां आलिंद कहा था। इसको हमने क्या कहा था, दायां निलय। इसे क्या कहा था हमने, बायां आलिंद। और इसे क्या कहा था, बायां निलय। यानी हम कह सकते हैं हमारे हृदय में कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हमारे हृदय में हो गए, 2 आलिंद और 2 निलय। अब आप समझिए, मैंने आपको बताया था हमारे हृदय में 3 प्रकार के वाल्व भी हैं। दाएं आलिंद को दाएं निलय से जोड़ने के लिए यहां पर कौन सा वाल्व पढ़ाया था मैंने, 3 मुंह का वाल्व, जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय कपाट। वाल्व का अर्थ होगा जो दाएं आलिंद से रक्त को कहां जाने देगा, दाएं निलय में। लेकिन दाएं निलय से आलिंद में रिवर्स नहीं जाने देगा, केवल एक डायरेक्शन में खुलेगा ये। तो वाल्व में मुंह कितने हैं, 3 मुंह का वाल्व है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका क्या नाम था, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। हाँ, जो ये मत समझिए कि वही पुराना हम फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, फिर से वो नहीं पढ़ रहे हैं हम। हाँ भी, हम इसके कार्य देखेंगे और इसके कार्य पद्धति पर किस प्रकार से प्रश्न पूछता है उस पर चर्चा करेंगे हम। देखिए आप, इस भाग में हमने देखा 2 मुंह का वाल्व होता है। कितने मुंह का वाल्व होता है, 2 मुंह का वाल्व, जिसे हम कहते हैं डाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो लेफ्ट वाले भाग में कितने मुंह का वाल्व होता है, 2 मुंह का, जिसे हम कहते हैं डाइकस्पिड वाल्व। तो डाइकस्पिड। और मैंने आपको बताया था यहां पर, आज समय आ गया इनको भी हम पढ़ेंगे, यहां पर 2 वाल्व होते हैं, ये 2 वाल्व और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार, और सेमी लूनार अर्थ होता है, हिंदी में इसके ऊपर पूछ सकता है, अर्धचंद्राकार कपाट। तो 3 प्रकार के वाल्व, बिल्कुल इतनी बात करेंगे जो पिछली रिपीट वाली है। वो बात क्या है हमारी, 4 चैम्बर हो गए हमारे हृदय में। ठीक है, राइट वाले भाग में जो वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड कहते हैं, लेफ्ट वाले भाग में जो वाल्व होता है उसको डाइकस्पिड, यानी त्रिवलनीय कपाट और द्विवलनीय कपाट। 2 वाल्व और होते हैं, इन 2 वाल्व को हम कहते हैं सेमी लूनार वाल्व। समझ पाए बात को। अब हमें देखना है ये हृदय कैसे कार्य करेगा, और इसके फंक्शनिंग पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे अभी पहले मैं 2-4 बात करूं अगर क्वेश्चंस पर, तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आता है कि ये बताओ हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आता है, कौन रिसीव करेगा, कौन पंप करेगा, फिर वो अशुद्ध रक्त कहां जाएगा, हृदय से अशुद्ध रक्त को बाहर लेकर कौन जाएगा। ये बात हो गई। ऐसे ही प्रश्न शुद्ध पर पूछेगा कि हमारे हृदय में शुद्ध रक्त लेकर कौन आएगा, कौन उसको पंप करेगा, कौन उसको रिसीव करेगा, और कौन उसे बाहर लेकर जाएगा। तो ये सारी बातें पूछता है वो। तो ये सभी बातें हमारी एक डायग्राम से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। पहले 2 बातें मेरी बिल्कुल बेसिक समझिए। क्या बात है, हृदय का जो राइट वाला भाग है इसमें हमेशा ही कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध। हमारे हृदय के राइट वाले भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि लेफ्ट वाले भाग में हमेशा कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। एक कॉमन बेसिक बात आपको ये समझना है कि राइट वाले भाग में कैसा रक्त बहेगा, राइट वाले भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा, और लेफ्ट वाले भाग में हमेशा कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध। समझ पाए बात को। अब एक बात और समझिए, वो बात क्या है, आलिंद वाले जो भाग है ये हमेशा रक्त को इकट्ठा करते हैं।
जैसे आप जानते हैं कि विभिन्न अंगों से रक्त हमारा जो ब्लड है हमारे हार्ट तक आता है, तो आलिंद वाला जो भाग है वो रक्त को रिसीव करेगा, रिसीव करता है रक्त को। और निलय वाला जो भाग होता है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, निलय वाला भाग हमेशा रक्त को पंप करता है। तो आलिंद हमेशा रक्त को रिसीव करेगा और निलय वाला भाग रक्त को क्या करेगा, पंप। एक बेसिक बात आपको ये समझना, आलिंद रिसीव करेगा, रक्त लेगा और निलय पंप करके उसको हृदय से बाहर भेजेगा। अब ये सारी बातें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अब पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते हैं हम उसमें, कहीं से भी शुरू कर लेना, घबराना नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से भी हम शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न जहां से मैं आपकी शुरुआत करता हूं, पहला ही प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ हमारी बॉडी में अशुद्ध रक्त लेकर कौन आता है। तो आप सीधा समझना, अशुद्ध केवल यहां आएगा। अब अशुद्ध रक्त आ रहा है तो रिसीव कौन करेगा उसको, आलिंद, क्योंकि आलिंद रिसीव करते हैं और निलय क्या करते हैं, पंप करते हैं। तो देखिए हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आएगा। तो अशुद्ध रक्त, पहले तो ये बताओ अशुद्ध रक्त कहां बहता है, शिराओं में। और अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आता है हमारे हृदय में, तो हम कहेंगे शिराएं लाएंगी, सीधी बात है, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन हमारे हृदय से जो शिरा जुड़ी होती है, जो अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, उसको कहा जाता है महाशिरा, क्योंकि ये काफी मोटी होती है, काफी बड़ी होती है, तो इसे महाशिरा कहते हैं। तो पहला ही प्रश्न ये हो गया आपका कि हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त लेकर कौन आती है, महाशिरा। पूछा जाता है ये अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में सबसे पहले कहां पहुंचता है, दाएं आलिंद के पास। तो दायां आलिंद उस अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, रिसीव, उसको इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा। अब ये बताओ ये अशुद्ध रक्त आ गया यहां पर दाएं आलिंद में आके। अब दायां आलिंद जब पिचकेगा, पिचकना शब्द प्रयोग करें हम, सिस्टोल होना शब्द प्रयोग कर सकते हैं, संकुचित होना, जो आपको अच्छा लगे। तो संकुचित होगा जब हमारा ये भाग, संकुचित यानी जब ये पिचकेगा, तो आलिंद जब संकुचित होगा तो आप देखेंगे यहां प्रेशर पड़ेगा, और यहां प्रेशर जब पड़ेगा तो कौन से वाल्व खुलेंगे, 3 मुंह वाला वाल्व खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, और ट्राइकस्पिड वाल्व से ये अशुद्ध रक्त बताओ कहां आ जाएगा, निलय वाले भाग। तो निलय वाले भाग में आ गया, समझना। महाशिरा से कहां आया था ब्लड, दाएं आलिंद में, फिर कहां आया, ट्राइकस्पिड वाल्व में, उसके बाद कहां गया, दायां निलय में। अब बताओ निलय का क्या काम होता है, निलय का काम होता है रक्त को पंप करके हमारे हृदय के बाहर भेजना, और रक्त को पंप करके हमारे हृदय के बाहर भेजना, ये किसका काम होता है, निलय का। तो अब देखना निलय क्या होगा जब पिचकेगा, जब ये संकुचित होगा, जब ये सिस्टोल होगा। तो जब ये सिस्टोल होगा तो आप देखेंगे यहां प्रेशर पड़ेगा, और यहां प्रेशर पड़ेगा तो कौन सा वाल्व खुलेगा, हम कहेंगे सेमी लूनार वाल्व। और सेमी लूनार वाल्व से होते हुए ये अशुद्ध रक्त CO2 युक्त, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पूरे भाग में कैसा रक्त बह रहा है, CO2, ये CO2 युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त हमारे हृदय से कहां जाएगा, बाहर। अब फिर से वही प्रश्न आएगा कि अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय से बाहर लेकर कौन जाता है। तो बाहर लेकर, ये आपको जो बड़ी नलिका दिख रही है इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या कहते हैं इसे, पल्मोनरी धमनी। भूल तो नहीं गए, धमनी में तो कैसा रक्त बहता है, शुद्ध, लेकिन पल्मोनरी धमनी में बताओ कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध। तो अशुद्धि रक्त तो बाहर जा रहा है। इस साइकिल का आधा पार्ट हमने कंप्लीट किया। देखिए घबराओ मत, 10 मिनट थोड़ा धैर्य बनाइए, और फिर अपने आप जब पूरा होगा तो आपको समझ में आएगा। अशुद्ध रक्त महाशिरा से कहां आया, दाएं आलिंद के पास। दाएं आलिंद ने जब प्रेशर डाला तो क्या खुला, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद अशुद्ध रक्त कहां आएगा, दायां निलय में। दायां निलय जब सिस्टोल होगा
पिचकेगा, संकुचित होगा, तो प्रेशर कहां पड़ेगा? सेमीलूनार वाल्व के पास। सेमीलूनार वाल्व से ये अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय के बाहर लेकर कौन जाएगी? पल्मोनरी धमनी। ठीक है। अब पल्मोनरी धमनी में आप देख रहे हैं, मैंने आपको ये दो बातें की हैं। ठीक है, दो इसमें पोर्शन दिख रहे हैं। अब एक प्रश्न आता है जो कई बार कुछ संस्थानों द्वारा विवादित रूप उसको दिया गया। वो प्रश्न क्या आता है? वो प्रश्न ये आता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो भैया आप समझिए, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो दो तरीके से होता है। बिल्कुल समझिए ये कंसेप्ट। कई लोग इसको बहुत उल्टा सीधा बताते हैं और इसमें काफी समस्याएं रखते हैं। देखिए, रक्त का शुद्धिकरण दो तरीके से होता है। एक तो होता है गैसीय शुद्धिकरण। गैसीय शुद्धिकरण का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन हो। और एक शुद्धिकरण होता है कणिका शुद्धिकरण, अशुद्धियों का शुद्धिकरण, जिसमें रक्त को छाना जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है उसका, जिसमें से उसमें जो भी कणिकाएं आती हैं उन कणिकाओं को अलग किया जाता है। अब आप देखिए, यहां पर हमें कणिका शुद्धिकरण नहीं करना है। यहां केवल चर्चा हो रही है CO2 और ऑक्सीजन के ऊपर, O2 CO2 पर चर्चा हो रही है। यानी हम कह सकते हैं यहां रक्त का कौन सा शुद्धिकरण माना जा रहा है? गैसीय शुद्धिकरण। और गैसीय शुद्धिकरण का अर्थ क्या होता है? यहां पर गैसों के शुद्धिकरण की बात हो रही है, गैसों के शुद्धिकरण की, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पर चर्चा है केवल। तो आपसे पूछा जाएगा रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आप सीधी बताइए, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जब पहुंचता है तो कहां जाता है? लंग्स में, फेफड़े में। और वो ऑक्सीजन लंग्स से कहां पहुंचता है? ब्लड में। और फिर आप देखेंगे ब्लड से वो ऑक्सीजन कहां पहुंचता है? हमारे बॉडी के विभिन्न भागों में। बॉडी के फिर वो विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में उस शुद्ध रक्त को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? अशुद्ध में। आप समझिए, ये अलग पढ़ना है वैसे हमें श्वसन तंत्र में। यहां आप समझिए कि ये देखिए, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में फेफड़े में पहुंचेगा, फेफड़े में ऑक्सीजन आ गया। अब फेफड़े में अशुद्ध रक्त पहुंचता है, तो अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंचा, वहां पर हमारी पहले से क्या है? ऑक्सीजन आ गई। अब वो ऑक्सीजन किसमें मिल जाएगी? ब्लड में। ब्लड में जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अशुद्ध रक्त क्या बन जाएगा? शुद्ध बन जाएगा। अब वो शुद्ध रक्त दोबारा से कहां पहुंचेगा? हमारे हृदय के पास। हृदय पंप करके उसको बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दे। अब किसी अंग को, किसी ऑर्गन को जब वो शुद्ध रक्त मिलेगा, तो शुद्ध रक्त जब मिलेगा उस ऑर्गन को, तो वह ऑर्गन क्या करेगा? उस शुद्ध रक्त को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा। हमारी बॉडी का हर एक अंग श्वास लेता है, श्वसन करता है, तो उस ऑक्सीजन को लेगा, श्वास लेगा वो अंग, भोजन बनाएगा वो अंग, विभिन्न क्रियाएं संपन्न करेगा वो अंग, और क्या कर देगा? उस शुद्ध रक्त को कन्वर्ट कर देगा अशुद्ध में। अशुद्ध रक्त फिर से विभिन्न अंगों से कहा जाएगा? हमारे हृदय में। तो आप यहां केवल इतनी चर्चा कीजिए कि हमारे रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो आप टिक लगाना, फेफड़े। और कितने फेफड़े होते हैं हमारी बॉडी में? तो 2 फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। तो आप देखिए, दोबारा लौटिए, यहां दोबारा फोकस कीजिए। यहां पर पल्मोनरी धमनी से रक्त गया, और पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बह रहा था? अशुद्ध। अब ये अशुद्ध रक्त कहां जाएगा? हमारे लंग्स के पास, हमारे फेफड़ों के पास। यहां बेसिक सी बात कर लेते, हमारे फेफड़ों के पास। फेफड़े क्या करेंगे उस रक्त को? फेफड़े उस अशुद्ध रक्त को, CO2 युक्त रक्त को शुद्ध कर देंगे। और शुद्ध किस रूप में कर देंगे? शुद्ध कर देंगे आपका O2 युक्त में, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त। यहां बेसिक बात की है हमने। यानी हमारे ये जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, फेफड़े कैसा रक्त लेंगे? CO2 युक्त रक्त लेंगे। देख पा रहे हैं आप, पल्मोनरी धमनी सीधे लंग्स से जुड़ी होती है, और पल्मोनरी धमनी जब अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी, कहां पहुंचाएगी उस अशुद्ध रक्त को? हमारे फेफड़ों के पास। फेफड़े उस अशुद्ध रक्त को लेंगे, और फेफड़े
रक्त को क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं उसका, तो CO2 की जगह उसमें कौन सी गैस डाल देंगे, O2, और हमारा रक्त कैसा हो जाएगा, O2 युक्त, यानी शुद्ध रक्त। अब बात फिर से वही आती है, वो शुद्ध रक्त हमारी बॉडी में फिर से वापस आ रहा है, और शुद्ध रक्त को हमारी बॉडी में फिर से हमारे हृदय में कौन लेकर आता है, तो फिर से वही बात, अशुद्ध को हमारे हृदय में कौन लेकर आया था, महाशिरा। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध रक्त को हमारे हृदय में कौन लेकर आता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी तो उधर होगी अशुद्ध के लिए, यहां क्या होगी, पल्मोनरी शिरा। घबराना नहीं, जिन्हें अभी 1 मिनट में समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल मत घबराओ, अभी समझाता हूं। देखिए फेफड़े ने रक्त को शुद्ध किया, और फेफड़े ने जब रक्त को शुद्ध किया तो ये शुद्ध रक्त हमारा पल्मोनरी शिरा, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध। तो आप देखेंगे ये शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा से होते हुए कहां आएगा, बायां आलिंद पर। समझ पाए? अब बायां आलिंद समझ पाए, बायां आलिंद क्या करेगा, शुद्ध रक्त को रिसीव, यानी ये शुद्ध रक्त कहां आ गया, बाएं आलिंद वाले भाग में। अब बायां आलिंद जब सिकुड़ेगा, संकुचित होगा, तो प्रेशर बताओ कहां पड़ेगा, डाइकस्पिड वाल्व पर। डाइकस्पिड वाल्व जब खुलेंगे तो ये शुद्ध रक्त कहां आएगा, बायां निलय पर। तो बाएं निलय में आ गया शुद्ध रक्त, ठीक है। पल्मोनरी शिरा से बाएं आलिंद पर, बाएं आलिंद से डाइकस्पिड वाल्व पर, और डाइकस्पिड वाल्व से बाएं निलय पर। अब बताओ निलय वाले भाग का क्या काम होता है, रक्त को पंप करके हमारे हृदय से बाहर पहुंचाना, बाहर पहुंचाने का होता है। तो अब देखिए आप, रक्त को पंप करके जब बाहर पहुंचाया जाएगा तो निलय क्या करेगा, इस शुद्ध रक्त को यहां से बाहर पहुंचाएगा, और इस शुद्ध रक्त को बाहर पहुंचाएगा तो देखिए प्रेशर फिर से कहां पड़ा, सेमीलूनार वाल्व। सेमीलूनार वाल्व खुलेगा और ये O2 युक्त रक्त फिर से कहां पहुंचेगा, हमारी बॉडी के, हमारे हृदय के बाहर। अब फिर वही प्रश्न कि शुद्ध रक्त को हमारे हृदय के बाहर लेकर कौन जाता है, तो आप कहोगे इसे कहते हैं, इस नलिका को कहते हैं महाधमनी। जो सबसे बड़ी धमनी थी जिसे हम महाधमनी कहते हैं। तो महाधमनी कैसा रक्त, देखो धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध, तो महाधमनी में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध। अब ये बताओ ये शुद्ध रक्त कहां जाएगा, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के पास। और अंगों को जब ये शुद्ध रक्त मिलेगा तो अंगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अंगों को रिक्वायरमेंट है, जरूरत है शुद्ध रक्त की। अब ये जो शुद्ध रक्त जब हमारे अंगों को मिलेगा तो हमारे अंग क्या करेंगे, उस शुद्ध रक्त को रिसीव करेंगे, अपनी श्वसन क्रिया संपन्न करेंगे, और उस अशुद्ध रक्त को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अशुद्ध में, अंग। अब अंगों से अशुद्ध रक्त फिर से इकट्ठा होते हुए कहां आ जाएगा, महाशिरा के पास। महाशिरा उस अशुद्ध रक्त को कहां लेकर आएगी, दाएं आलिंद के पास। दायां आलिंद जब संकुचित होगा तो क्या खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद वो अशुद्ध रक्त कहां आएगा, दाएं निलय के पास। दायां निलय जब पंप होगा तो क्या खुलेगा, सेमीलूनार वाल्व। सेमीलूनार वाल्व से अशुद्ध रक्त को बाहर लेकर कौन जा रहा है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी से वो अशुद्ध रक्त कहां गया, फेफड़े के पास। फेफड़ा क्या करेगा, उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करेगा, और शुद्ध रक्त फिर से हमारे हृदय में कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी शिरा। और पल्मोनरी शिरा फिर से शुद्ध रक्त को लेकर आएगी। फिर शुद्ध रक्त कहां जाएगा, बाएं आलिंद में। बायां आलिंद पंप करेगा तो फिर क्या खुलेगा, डाइकस्पिड वाल्व। डाइकस्पिड वाल्व के बाद कहां आएगा शुद्ध रक्त, बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद आप देखोगे जब ये पंप करेगा, बाहर भेजेगा रक्त को, तो क्या खुलेगा, सेमीलूनार वाल्व। सेमीलूनार वाल्व के बाद ये शुद्ध रक्त बताओ कहां जा रहा है, महाधमनी में। और महाधमनी से बताओ ये कहां पहुंचेगा, विभिन्न अंगों में। अंगों को फिर शुद्ध रक्त मिल जाए,
अंग उस शुद्ध रक्त को फिर यूज करेंगे और उस शुद्ध को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अशुद्ध में, और अशुद्ध रक्त हमारी बॉडी से फिर इकट्ठा होते हुए कहाँ आएगा, महाशिरा पर। महाशिरा से फिर दाएं आलिंद पर, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व पर, फिर बॉडी इसके हृदय के बाहर जाएगा, फिर उसको फेफड़े साफ करेंगे, फिर वापस आएगा। समझ पाए पूरी साइकिल क्या है इसका मतलब? तो ये पूरी साइकिल है जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे हृदय में रक्त का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अब कई लोगों को ये समस्या आती है कि सर पूरा हमने साइकिल पढ़ लिया, प्रश्न कैसे बनेंगे इस पर? तो आप देखिए, अब ये संरचना जिसने भी पढ़ ली होगी उसको रटना नहीं पड़ेगा। मैं इतना विश्वास रखता हूं कि इसमें उसको एक भी बात रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कंसेप्ट से आप समझ गए होंगे बातों को। अब आपसे अगर प्रश्न इस पर कोई भी पूछता है, आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए क्या क्या प्रश्न पूछेंगे और आप कैसे इसका जवाब देंगे। पहला प्रश्न ये आएगा कि ये बताओ, अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय में कौन लेकर आता है? टिक लगाना, महाशिरा। फिर पूछेगा, अशुद्ध रक्त हमारे हृदय से बाहर लेकर कौन जाता है? तो आप देखेंगे अशुद्ध को बाहर लेकर कौन जा रहा है, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी क्या कर रही है, अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय से बाहर ले जा रही है। फिर प्रश्न आएगा, शुद्ध रक्त को हमारे हृदय में कौन लेकर आता है? तो शुद्ध को आप देख रहे हैं कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा शुद्ध को लेकर आती। पूछा जाएगा, शुद्ध रक्त को हमारे हृदय के बाहर लेकर कौन जा रहा है? बाहर लेकर शुद्ध को बता कौन जा रहा है, महाधमनी। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़े। मान लो इस साइकिल के बीच में कोई एक आध अजीब प्रश्न पूछता है, जैसे प्रश्न पूछेगा, ये बताओ ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद अशुद्ध रक्त कहां जाता है? तो सीधी बात है, हमने साइकिल इसका पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, कुछ भी पूछ ले वो। ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद बताओ अशुद्ध रक्त कहां आ रहा है, दाएं निलय पे। दाएं निलय के बाद कहां जाता है, सेमीलूनार वाल्व पर। वो पूछे, ये बताओ कि बाएं आलिंद से रक्त कहां जाता है, डाइकस्पिड वाल्व पर। डाइकस्पिड से कहां आता है, बाएं निलय पर। बाएं निलय से कहां आता है, सेमीलूनार पर। सेमीलूनार से कहां जाता है, महाधमनी पर। महाधमनी से विभिन्न अंगों पर। कुछ भी प्रश्न पूछ ले, आपको इस साइकिल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। समझ पाए? तो इस तरीके से हमारे हृदय में ये साइकिल पूरी होती। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या बातें कर ली। हमने बात कर ली हमारे हृदय की संरचना कैसी होती है, हमारे हृदय में या हमारी बॉडी में पाए जाने वाली रक्त नलिकाएं कैसी होती हैं, और हमारा हृदय कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, कैसे रक्त का प्रवाह करता है, ये हमने पढ़ी। लेकिन ये मत समझिए कि ये टॉपिक पूरा हो गया। इस टॉपिक में अभी भी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको धड़कन के नियम पढ़ाऊंगा, हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स, कुछ आपको मैं बहुत अच्छे आंकड़े दूंगा। स्ट्रोक आयतन क्या होता है, सिस्टोलिक जो टाइम पीरियड है, डायस्टोलिक टाइम पीरियड है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारे हार्ट की जो जांच होती है ECG क्या होती है, हमारे हृदय में निकलने वाला साउंड, लबडब साउंड, मरमर साउंड, ये क्या होता है। यानी एक लेक्चर और लगेगा हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो कल जो हम पढ़ेंगे, आज भी कम ही रखा है क्योंकि डेमो क्लास है, धीरे धीरे हम अपना लेवल और थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएंगे। तो हम लोग एक लेक्चर और लेना है हमें। कल जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हमें ECG पढ़ना है, हार्ट साउंड पढ़ना है, ब्लड प्रेशर पढ़ना है और हृदय की धड़कन के नियम पढ़ना है। यानी 4 बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो बिल्कुल कल की क्लास मिस नहीं करेंगे आप लोग। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, मेरी टीम उसका जवाब देगी। या आप देख रहे हैं ऐप पर नंबर दिए हुए हैं, तो उस नंबर पर भी आप कॉल लगाकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में नोट्स जब आपके अपलोड हो जाएंगे तो और आसानी होगी आपको, और
नोट्स में भी पढ़िए। कुछ पुराने जो स्टूडेंट हैं मेरे, जो अभी आप पढ़ रहे होंगे, उनको भी इस बार साइंस में बहुत कुछ नया मिलेगा, तो वो भी जरूर पढ़े, रिवीजन करें। और आप जानते हैं एग्जाम बहुत जल्दी और बहुत सारे एग्जाम एक साथ आने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बड़ा गैप हो गया और एक साथ केंद्र और राज्य सरकारों के एग्जाम आपके लिए आएंगे। आपको समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का, इसलिए इस समय का भी आप सदुपयोग करें और लगातार पढ़ें, पूरी ताकत से पढ़ें, जिससे हम आगामी जब बहुत सारे एग्जाम आपके सामने होंगे तो उन्हें आप क्रैक कर पाए। ठीक है, मिलते हैं कल वाले टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, बहुत सारी एडवांस बातें उसमें हम करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।